आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं कांची बंसल। हमारी खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोटा में लगातार बढ़ रही कोचिंग छात्र छात्राओं की आत्महत्या की। देश में कोचिंग हब के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के कोटा में कोचिंग छात्र छात्राओं की आत्महत्या करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक दिन पहले यहां नीट की तैयारी कर रहे 20 साल के छात्र सुमित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और आज एक और स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। बता दें कि कोटा में 3800 से ज्यादा हॉस्टल और 40,000 से ज्यादा पीजी हैं। वहां स्टूडेंट्स की मॉनिटरिंग और सुरक्षा को लेकर पिछले साल एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य था। लेकिन हाल ही में आए कई केसेस में स्टूडेंट्स ने पंखे से लटक कर ही जान दी है। पुलिस और प्रशासन के तमाम दावों के बाद भी संचालक ये डिवाइस नहीं लगा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कोचिंग नगरी में 4 महीने में 8 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है और इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर कोटा में स्टूडेंट्स की आत्महत्या क्यों नहीं थम रही है। कोचिंग सिटी सुसाइड फैक्ट्री क्यों बनकर रह गई है। कोटा सपनों की जगह मौत का शहर क्यों बनता जा रहा है। लगातार हो रही सुसाइड्स का सिलसिला कब रुकेगा। और वहीं बड़ा सवाल यह भी उठता है कि स्टूडेंट्स की आत्महत्या रोकने को लेकर प्रशासन कब चौकन्ना होगा। आत्महत्या रोकने का फॉर्मूला कैसे डिसाइड होगा। और इन सब मुद्दों को लेकर हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने कोटा में लोगों से खास बातचीत की और उनके विचार जाने। आप भी देखिए। कोटा शहर में सुसाइड का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें शिक्षा नगरी कोटा की, तो लगभग 2 लाख से अधिक बच्चे हर साल अपना भविष्य संवारने के लिए शिक्षा नगरी कोटा में पहुंचते हैं। मगर फिलहाल ये शिक्षा नगरी सुसाइड सिटी के रूप में जानी जा रही है। बीते 4 माह की बात की जाए तो बीते 4 माह में अब तक 8 छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर मौत को अपने गले लगा लिया। आखिरकार क्यों हो रहे हैं ये सुसाइड, आखिरकार क्यों बच्चे अपनी जीवन लीला समाप्त करते जा रहे हैं। राजस्थान में इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलेगा राजस्थान के खास प्रोग्राम में आज हम इसी मुद्दे पर यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर सुसाइड का जो आंकड़ा है वो क्यों बढ़ता जा रहा है। क्या कहें मैडम, शिक्षा नगरी कहें या सुसाइड सिटी कहें। एक मासूम बच्चा जब 18 साल का होता है, किस तरह से उसको अपने माँ बाप बड़ा कर कर कोटा भेजते हैं सपनों का बोझ देकर, और बच्चा यहाँ पर मौत को गले लगा लेता है। आखिरकार क्या कारण है। बच्चे जो हैं 15-16 साल की उम्र में उनकी उतनी मानसिक लब्धि उतनी नहीं होती है कि वो डिप्रेशन जैसी स्थितियों से वो बच सके। तो पेरेंट्स को ज़रूरी है कि वो बच्चों की काउंसलिंग करें, डेली उनसे बात करें। यदि बच्चा विड्रॉ करना चाहता है तो वो उस चीज़ को समझे और बच्चे को अपने पास बुलाएं, क्योंकि 16-17 साल का बच्चा इतना परिपक्व नहीं होता है कि वो अकेले रह करके हर प्रेशर को वो झेल सके। दूसरा, आजकल के जो बच्चे हैं बहुत सारा समय सोशल मीडिया पे उनका खर्च होता है, उनके पास अपना कोई टाइम टेबल नहीं होता है, वो स्टडीज में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, फिर उन पे वो प्रेशर बनता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे यदि नियमित रूप से आते हैं तो वहाँ पर उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है सर। जहाँ पे जो टीचर है वो बच्चे को डेली देख रहे हैं तो वो ये चीज़ पहचान पा रहे हैं कि हमारे बच्चे को जो है इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी ये पीयर प्रेशर ये झेल पा रहा है या नहीं पा रहा है। तो वो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। बच्चे अपने जो क्लासरूम बडीज हैं उनसे मिलते हैं, बुलिंग जैसी चीजों से वो ओवरकम करते हैं। तो बच्चों को जो है कोचिंग का जो ट्रेंड है उससे हट करके नियमित स्कूल की स्टडीज को समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और अपने बच्चों की काउंसलिंग करके यदि उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है तो आप उन पे प्रेशर मत डालिए कि वो जो है वो जो चुनिंदा जो प्रोफेशन है उन्हीं को वो ऑप्ट करें। कहीं ना कहीं मैडम आपने एक बात कही कि सोशल मीडिया, और साथ में ही एक डमी स्कूल का भी आपने जिक्र किया, क्योंकि बच्चे आजकल स्कूल नहीं जा पा रहे, खेल कूद पर उनका ध्यान नहीं होता, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और डमी स्कूल कितने जिम्मेदार हैं बच्चों के सुसाइड को। तो सोशल मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि आजकल बड़ों का, छोटों का, बच्चों का, सभी का बहुत सारा टाइम जो है वो जाने अनजाने सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरा, डमी कोई कंसेप्ट नहीं होता, स्टडीज के अंदर कुछ डमी नहीं होता सर। बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। बच्चों का एक ये है कि आज हमारे कोचिंग में ये हो रहा है तो हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूल में बोलेंगे
कि हम स्कूल का टेस्ट है तो वो कोचिंग में नहीं जा रहे, तो उसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है। और वो प्रॉपर काउंसलिंग करने के लिए पेरेंट्स और टीचर इन दोनों की सहभागिता बहुत जरूरी है सर, कि हम अपने बच्चों की जो भावनाएं हैं उनको समझें, उनको प्रॉपर गाइड करें। बढ़ते हुए सुसाइड को लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट और पेरेंट्स कितने जिम्मेदार लगते हैं आपको, क्योंकि आपने भी लंबा समय टीचिंग को दिया है, आप समझ सकते हैं इस बात को। कहीं ना कहीं बच्चों पर मानसिक दबाव है। एक्चुअली सर, बीइंग अ पेरेंट मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमारे पेरेंट जो बीइंग अ पेरेंट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों की जो सक्षमता है, उनका जो लेवल है उसको हम पहचाने। यदि मेरा बेटा मीडियोकर है, वो 50% होल्डर है, तो मैं उनको जहाँ पे 100 परसेंटाइल जहाँ का स्कोर रहता है, मैं उन चीजों के लिए उसको नहीं भेज सकती हूँ। तो पेरेंट्स का समझदार होना बहुत जरूरी है सर, कि हम हर चीज के लिए एक मीडियोकर बच्चे को हम जेई मेंस के लिए या नीट के लिए हम प्रिपेयर करें। क्या हमारे बच्चे के अंदर उतनी शारीरिक क्षमता है, उतनी बौद्धिक क्षमता है कि वो ये प्रेशर झेल सकेगा? तो मैं ये सोचती हूँ कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि पेरेंट्स ही वो हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझते हैं, और सब पेरेंट्स को पता है कि एक्चुअल में उनके बच्चों की कैपेबिलिटी क्या है। पेरेंट के साथ साथ वो संस्थान जिसके भरोसे पेरेंट्स एक संस्थान को नहीं, ये संस्थान या तो हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाएगा, कोई से नहीं चाहता कि कहीं उस बच्चे की डेड बॉडी उसको यहाँ से ले जाने पड़े, तो संस्थान कितने जिम्मेदार? एक्चुअली सर, कोई संस्थान तो पेरेंट्स के पास नहीं जाता है बच्चों को लाने के लिए। जो मार्केटिंग हो रही है उससे पेरेंट्स बच्चों को भेज रहे हैं। तो पेरेंट्स समझे ना कि हम बच्चों को जो इतने कम उम्र में हम अकेले हॉस्टल में छोड़ रहे हैं, यदि वो बीमार हो गया तो कोई उसको संभालने वाला नहीं है, यदि वो डिप्रेशन में चला गया तो कोई उसको संभालने वाला नहीं है, यदि वो किसी गलत संगति में चला गया, क्योंकि यही वो मोल्ड है सर। 14 to 17 ईयर्स एक सांचा है बच्चों के लिए, जहाँ बच्चे जो है वो बुराई की तरफ बहुत जल्दी से वो चले जाते हैं। तो एक्चुअली सर, संस्थान, कोई शिक्षण संस्थान, कोई कोचिंग संस्थान, मुझे नहीं लगता कि वो जबरदस्ती बच्चों को ला रहे हैं। तो ये चीजें पेरेंट्स को समझनी चाहिए। आपने कहा कि मीडिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। कहीं ना कहीं ये जो कोचिंग संस्थान है बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों के जरिए देश विदेश प्रदेश तक पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सपना ये लोग नहीं दिखाते कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, IITN बनाकर भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिपाटी चेंज होनी चाहिए। सिर्फ देखिए, खुली आंखों का सपना आज हर पेरेंट जो है वो बुद्धिजीवी है। मुझे नहीं लगता कि आज पेरेंट्स जो है वो बुद्धिजीवी नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है। आपको कोई सपना दिखा रहा है तो वो आपको ये नहीं बोल रहे कि आप जबरदस्ती वहां जाइए। तो चीजें तो हमें समझनी होंगी ना। हम क्यों नहीं इन चीजों को समझ पाते हैं कि यदि वहां पर सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं तो हम अपने बच्चों का लेवल देखें, और यदि हमारा बच्चा सर्वाइव नहीं कर पा रहा, इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम उन सपनों पे नहीं जाएं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो भी क्या जिम्मेदार हैं सुसाइड के प्रति? देखिए सर, आजकल के जो बच्चे हैं उनका अपना कोई टाइम टेबल नहीं है। वो जब स्टडीज का टाइम रहता है तो उस समय बहुत सारी चीजें वो घूमने में, सोशल मीडिया में, फ्रेंड्स के साथ में, उनके साथ में उनका टाइम स्पेंड हो जाता है। जब एग्जाम का टाइम आता है तो एकदम से उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है जिसे वो टॉलरेट नहीं कर पाते। उस समय उनके पास में विकल्प होता है कि यार, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बीइंग ए पेरेंट हम भी बोलते हैं कि हमने आप पे इतना पैसा खर्च किया है तो आप वो रिजल्ट हमें नहीं दे रहे हैं। तो उस चीजों से बचने के लिए भी जो बच्चे जो हैं वो इस तरह का एक निराशावादी वातावरण में जा करके इस तरह सुसाइड, आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में ये कभी भी नहीं था, क्योंकि हम अपने बच्चों को जो है धार्मिक रूप से, मेडिटेशन के साथ में, प्रॉपर काउंसलिंग के साथ में, हम पेरेंट्स जो है वो हमेशा बच्चों के साथ में खड़े रहते हैं। आजकल ये पेरेंट्स जो है वो भी बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने सपनों को बच्चों की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, और यही वो कारण है जो कोटा को बदनाम कर रहा है कहीं ना कहीं। केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि 6 क्लास से लेके 10th क्लास तक के बच्चों के लिए कोई कोचिंग नहीं होनी चाहिए, और कोटा में देखने को मिलता है कि फाउंडेशन कोर्स के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग संस्थान बुलाता है, एडमिशन भी होते हैं। अभी इसका हमने कोटा में देखा,
कई कोचिंग इंस्टीट्यूटों ने काफी विरोध किया कि हमारी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इस तरह से ये आदेश गलत है। तो कहीं ना कहीं एक टीचर होने के नाते क्या लगता है आपको कि 6 क्लास के बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट भेजना चाहिए? सर मेरे हिसाब से आजकल जो अभी हमारी जो स्कूल की एजुकेशन है वो इनफ बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग करती है कि कोई भी अगर आप कंपटीशन फेस करते हैं तो स्कूल के अंदर इंटीग्रेटेड कोर्स और वो वातावरण एक्चुअली बच्चों को मिलता है, वो वातावरण स्कूल में दिया जाता है क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चे कंपटीशन भी फेस करते हैं, गेम्स भी खेलते हैं, तो एक एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो बच्चों को मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चों को हेल्प लगती है तो वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हैं और हर एक बच्चे की जरूरत अलग होती है सर। ये एक जब टीचर जो है जब क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो टीचर्स को पता होता है कि किस बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा बच्चा कहाँ वीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो बेस्ट सिस्टम है, इसमें बच्चों को एक्स्ट्रा जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि आजकल जो एजुकेशन है वो आपके पास में जो है वो मीडिया के थ्रू भी अवेलेबल है और स्कूल के जो टीचर्स हैं वो इनफ हैं आप लोगों को इस तरह से आने वाले फ्यूचर के लिए प्रमोट करने के लिए। लेकिन ये होना चाहिए 6 to 10 तक के बच्चों के लिए कोचिंग बैन कर देनी चाहिए। सर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बैन कर देनी चाहिए, बट ये जो है वो ऑन चॉइस होना चाहिए क्योंकि जैसा मैम ने कहा कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ साथ में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आप क्यों जरूरत पड़ती है मैडम 6 क्लास के बच्चे से 10th क्लास के बच्चे को कोचिंग भेजने की आखिरकार जरूरत क्या है? एक स्कूल है, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहा है, स्पोर्ट्स है, मानसिक वातावरण बना रहा है, स्विमिंग सिखा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, फिर क्यों भेजा जा रहा है? भेजने का कारण यही है कि हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी स्टूडेंट्स जो है हमारी जो बच्चा है उसे कुछ एक्स्ट्रा देना है तो आप उसे स्कूल के बाद भी 1 आवर और 2 आवर्स में दे सकते हैं। नो नीड कि आप जो है वो फुल टाइम उन्हें कोचिंग ज्वाइन कराएं या फुल टाइम आप जो है वो कुछ ऐसा वर्क करें जिसके कारण जो है वो बच्चा प्रेशर में आए। स्कूल के अंदर एक्चुअली हेल्दी इन्वायरमेंट होता है जो कि बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है और यही चीज जो है वो कहीं ना कहीं लैक हो जाती है। कोटा को देश भर में एक ख्याति मिली हुई है शिक्षा नगरी के नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कोटा शिक्षा की काशी है। आज की तारीख में जिस तरह से कोटा को नाम लिया जा रहा है सुसाइड फैक्ट्री, तो कहीं ना कहीं आत्मा पे तो बुरा सा प्रसर लगता है, बुरा लगता है। देखो कोटा नगरी शिक्षा नगरी ही है और रहेगी, है ना। यहाँ पर जितनी अच्छी एजुकेशन मिलती है वो कहीं नहीं है। और रही स्कूल, मैं तो मानती हूँ कि स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चों को आना चाहिए। इन रेगुलरिटी जो रहती है, बच्चे जो नहीं आ रहे हैं उनकी वजह से ही बच्चे सुसाइड का कदम उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैडम ये चलन है कि कोटा में सबसे ज्यादा डमी स्कूल है। कोचिंग संस्थानों ने ऐसा कर दिया है कि अगर मान लो संभाग की बात की जाए तो संभाग का कोई भी ऐसा स्कूल नहीं बचता जहाँ पर डमी एडमिशन नहीं होते, बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, उनकी अटेंडेंस ही नहीं होती और उसके बाद भी बच्चा सिर्फ एग्जाम देने आता है, वो कोचिंग संस्थान में पढ़ता है और इसको लिए पूरा प्रमोट जो करता है वो कोचिंग संस्थान करता है। क्या ये बात सत्य है? सर इतना तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ इतना है कि हाँ स्कूल बच्चे को रेगुलर जाना चाहिए। जितनी स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिलती है मेरे हिसाब से उसको कहीं नहीं मिल सकती। तो मैं तो स्कूल को ही प्रमोट करूंगी। बच्चे की जितनी अच्छी मेंटल और फिजिकली हर तरीके से डेवलपमेंट उसका स्कूल में ही होता है। क्या कोटा जिला प्रशासन जो गाइडलाइन बनती है उसको फॉलो करा पा रहा है? लगभग 1 साल से कहा जा रहा है, लंबे समय से कहा जा रहा है, इसको ये भी कह सकते हैं कि जो भी पीजी हैं और हॉस्टल हैं उनको हैंगिंग डिवाइस लगानी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो मामले सामने आते हैं वो पंखे से लटक कर आत्महत्या करने के मामले सामने आते हैं। फिर भी हॉस्टलों में, पीजी में हैंगिंग डिवाइस नहीं लगी हुई है। तो जिला प्रशासन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इन कोचिंग संस्थानों के सामने बोना साबित हो रहा है, छोटा महसूस करता है। सर ये तो जो हॉस्टल प्रबंधक हैं उनको खुद को देखना चाहिए और गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इसके लिए स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए। मुकदमे दर्ज करने चाहिए, सीधे सीधे हत्या के तो नहीं कह सकती मैं सर, इसके लिए तो सभी जिम्मेदार हैं। इन पर पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं जो बच्चों को भेज देते हैं इतनी कम एज में, जहाँ उसका मतलब कि पेरेंट्स को देखना चाहिए। पंखे मतलब कि जिस हॉस्टल में वो रहते हैं वहाँ हैंगिंग डिवाइस लगी हुई है नहीं लगी। जिम्मेदारी बच्चा उस एज में नहीं है कि वो हर चीज फोकसली देख सके। तो मेरा तो यही है कि पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए बैठ के, और
हर वीक देखना चाहिए कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। एजुकेशन ही एक कारण है या और भी कारण हो और सकते भी हैं? कारण हो सकते हैं सर, हम एजुकेशन को ही नहीं ले सकते हैं। बच्चे की पूरी एक्टिविटीज पे एक्चुअल में पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। पेरेंट्स को ही देखना चाहिए कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। उसकी पूरी एक्टिविटी, पूरे दिन भर की एक्टिविटी में पेरेंट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पेरेंट्स तो रहते ही नहीं है यहाँ पे। जिम्मेदारी उनकी बच्चे की, जैसे वो इतनी कम एज में बच्चे को भेज देते हैं तो वहाँ पर पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। इतनी कम एज में बच्चा मैच्योर होता भी नहीं है। अब बच्चा अगर अपने परिवार में रहता है तो उसको एक फैमिली बैकग्राउंड मिलता है, वो अपनी बात अपने भाई से, बहन से, फ्रेंड से, सबसे कर सकता है। अब पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ भेज देते हैं जैसे हाँ, तो पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ यहाँ भेजना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पूरे पूरे परिवार को तो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। नहीं, भेजना बंद ना करें, ठीक है, अगर उनको कोचिंग चाहिए तो वो बच्चे को, लेकिन एक बच्चे को टाइम टाइम पर अपने देखते रहें, क्योंकि उनको बच्चों को एनवायरनमेंट, जो अपनी फैमिली का एनवायरनमेंट मैडम, बच्चा आप कहते हैं बच्चे को यहाँ भेजना भी चाहिए, पूरे परिवार को लेकर फादर मदर जॉब छोड़ के नहीं आ सकते, और जो बच्चे परिवार में और हैं, बहन भाई हैं, वो भी कुछ कर रहे होंगे, तो बच्चा यहाँ ज्यादातर अकेला ही आता है। और मैं ये मानता हूँ कि कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चों के साथ आते हैं, माताएं लगभग, माताएं आती हैं, फादर तो नहीं आ पाते, आते हैं। हमने ऐसे भी केस देखे हैं जिसमें मदर साथ रहती है और बच्चा आपको क्या करता है? नहीं सर, फिर वो रीजन भी दूसरा हो सकता है कि बच्चे को इस जो एज ये वाली है बच्चे की, उसमें बच्चे को एक पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो फ्रेंडली बच्चे के साथ रहें, क्योंकि पेरेंट्स कुछ ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि कंपटीशन करते हैं। पेरेंट्स भी एक फैमिली में जो होता है कि उनका बच्चा ये बना है तो हमारा बच्चा भी डॉक्टर ही बनना चाहिए, तो उसमें क्या है, वो बच्चे को प्रेशराइज भी कर जाते हैं कई पेरेंट्स में, सबकी नहीं कह रही, बट कुछ पेरेंट्स चाहते हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड में भी वो देखते हैं कि हमारा बच्चा, इनका बच्चा डॉक्टर है तो हमारा भी डॉक्टर। तो क्या होता है, एक पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे को हमने वहां भेज दिया, वो फोन पे उनका डिस्कस कर लेते हैं। बच्चा आजकल सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो रहा है, फोन पे बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो चीज पेरेंट्स को पता नहीं होती है। हाँ, माँ साथ में रहती है, तो माँ को अगर इसमें माँ 24 घंटे तो बच्चे के साथ रहती नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि एक माँ का भी कर्तव्य होता है कि वो बच्चे से हर बात शेयर करे। बच्चे का भी फर्ज है कि वो माँ को, क्योंकि इस समय डिप्रेशन सबसे बड़ा कारण मानती हूँ मैं इसका। अब चाहे वो रीजन एजुकेशन हो, फ्रेंडली जो उसका इन्वॉल्वमेंट है वो हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन बार बार नहीं, सुसाइड की बात हम करते हैं, अखबार हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इससे भी बच्चों को विकल्प पता पड़ता है कि आखिरी विकल्प सुसाइड है। सर ऐसा तो कुछ नहीं है, विकल्प तो आजकल बच्चे इस जो छोटे बच्चे होते हैं आजकल, उनको भी सबको हर विकल्प पता होता है। आजकल बड़ों से ज्यादा बच्चों की बुद्धि तेज होती है, और एक बच्चा डम्मी रहता है, स्कूल में नहीं आता है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि बच्चा अगर स्कूल आएगा तो उसको स्कूल का एनवायरनमेंट मिलेगा। डमी होता है कुछ? सर कई स्कूल्स में देख लो आप, बच्चे डमी रहते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो डमी क्या मतलब, ये रहता है कि बच्चों को कोचिंग पर डिपेंड हो गया, वो स्कूल में नहीं आ रहा है, तो रीजन ये होता है कि वो स्कूल में नहीं आ रहा है तो उसको वैसा एनवायरनमेंट मिल ही नहीं पाता है, ना वो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाता है, ना वो गेम्स में। तो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बच्चे का प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। बच्चों का जो सुसाइड का आंकड़ा है वो तो कोटा में लगातार बढ़ता जा रहा है। उस आंकड़े में कभी भी किसी भी ईयर कोई कमी नहीं आई है, बल्कि बढ़ोतरी आती जा रही है। कोचिंग संस्थान दावा करते हैं रैंक का, इस विषय पर भी बात कर लेते हैं। क्या रैंक महत्वपूर्ण है या बच्चे का भविष्य महत्वपूर्ण है? क्योंकि कोचिंग संस्थान तो उन्हीं बच्चों को फोटो में, टेलीविजन में दिखाते हैं कि जिन बच्चों की अच्छी रैंक आई हुई है, उस रैंक को लेकर और बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं। कोचिंग संस्थान का क्या फर्ज होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए? सर देखो, रैंक और भविष्य की बात करें तो उसमें भविष्य सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा आपको कि जब भी किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आता है तो बच्चे के पास दो ऑप्शंस होने चाहिए, एक तो प्लान ए और प्लान बी। अगर बच्चे के पास प्लान बी रेडी है तो वो सुसाइडल जैसे जो केस है इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। प्लान ए तो होगा कि उसका एग्जाम क्लियर होगा, अच्छी बात है, अच्छा फ्यूचर बनेगा, लेकिन अगर मान लो प्लान ए सक्सेस नहीं होता है तो प्लान बी रेडी रहना चाहिए। प्लान बी मतलब ये कौन तैयार करेगा? मगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोचिंग संस्थानों को लेकर, सुसाइड को लेकर। प्लान ए तो उनके पास तैयार होता है, इसलिए वो कोचिंग संस्थान गए हैं कि हमें नीट की तैयारी करनी है, 6 में चले गए। प्लान बी समझाएगा कौन? प्लान बी समझाने का काम है सर पेरेंट्स का, टीचर्स का। अगर पेरेंट्स ने बोल रखा है कि बेटा आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होते हो,
तो उसके बाद प्लान बी में आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, और सेकंड ऑप्शन भी स्टडी रिलेटेड होना चाहिए, ताकि बच्चा मान लो इस एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाया, जरूरी नहीं कि वो आईआईटी के लिए बनाओ, मान लो कोई किसी प्ले में उसकी इंटरेस्ट हो या सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, और उसको उस जिस ये कहा जा सकता है ना कि इस तरह का भविष्य तो एक स्कूल दे सकता है, क्योंकि वहाँ पर सभी विषयों पर बात की जाती है। हमने देखा है कोचिंग संस्थान में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाई जाती है। उनको एक सपना दिखाया जाता है कि आप हमारे यहाँ आ गए हो, आप डॉक्टर बन के निकलोगे, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर दे दिए देश विदेश में हमारे यहाँ के डॉक्टर दिखाया जाता है सर। लेकिन सबसे मेन रीजन अगर मैं सुसाइड पे बात करूँ तो वो है, एक तो बच्चे का जो लाइफ स्टाइल है वो आज बहुत इरेगुलर हो गया, बहुत खराब हो गया। बच्चा सुबह उठ रहा है, उठते ही उसके हाथ में ना मोबाइल आ रहा है। सबसे मेन रीजन अगर मैं बताऊं तो सोशल मीडिया वो ओपन करेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाएगा, जबकि उस टाइम पे उसको मॉर्निंग में वॉक पे निकलना चाहिए, रनिंग के लिए निकलना चाहिए। ऐसे केसेस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर बच्चे का लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाए, मॉर्निंग में उठकर वो रनिंग पे जाए, वॉक पे जाए, अच्छी एक्टिविटीज करे, और ये सारी एक्टिविटीज हर स्कूल में होती है। मगर सर चीज तो एक देखने को मिलती है, जैसे जैसे युग बदल रहा है, शिक्षा भी ऑनलाइन होती जा रही है, मोबाइल बच्चे की एक नीड बन चुकी है। ये मैं देखता हूँ, बेसिकली मैंने देखा है, ये बच्चे को मोबाइल नहीं दिया जाएगा वो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, ऑफलाइन का कल्चर भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आई कांटेक्ट जो टीचर का और बच्चे का होता था वो तो खत्म होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कोचिंग संस्थान बच्चे को मोबाइल की लत नहीं लगा रहे क्या? सर ये आपका कहना काफी हद तक तो सही है, लेकिन इसको मैं पूरा नहीं बोलूंगा कि मोबाइल की लत लगी हुई है। इस पर पेरेंट्स का कंट्रोल होना चाहिए। बच्चा मोबाइल में कर क्या रहा है, जैसे मान लो बच्चे ने बोल दिया कि मैं 1 घंटे की मेरी क्लास है, फिजिक्स की क्लास है, केमिस्ट्री क्लास है, अब वो क्लास देख रहा है या फिर कुछ अदर एक्टिविटीज फोन में कर रहा है, तो उस पर पूरा कंट्रोल पेरेंट्स का होना चाहिए। अगर बच्चा घर में आपके आपके छोटे ब्रदर हैं, छोटे बहन भाई हैं, मोबाइल के पास में होता होगा, कितनी बार देख लेते हैं उनको? सर मेरा ये रहता है कि जब भी बच्चा पढ़ रहा है, जैसे मेरे पास टाइम बचता है दिन में 4 घंटे अगर मेरे को मिल रहे हैं, तो मैं उस टाइम पे वो बच्चे को बोला हूँ कि आप पढ़ाई कर ले, तो ताकि मैं उस टाइम पे उसकी कंट्रोलिंग में वहाँ पे बैठा रहूँ। अगर मान लो मेरे पीछे से, अगर मेरे बैक से अगर वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो पढ़ाई नहीं कर रहा उस टाइम, वो उस पर टाइम पास कर रहा है, या वो सोशल मीडिया यूज करेगा, इंस्टाग्राम यूज करेगा। और 100% है, अगर बच्चा आपसे मोबाइल ले रहा है और अगर पेरेंट्स का कंट्रोलिंग नहीं है, तो वो 99% ये चांस ये बनते हैं कि वो पढ़ाई से रिलेटेड काम नहीं करेगा, उसमें वो अदर वर्क करेगा, सोशल मीडिया यूज करेगा। लेकिन अगर आपको बच्चे को फोन से पढ़ाई करानी है, ऑनलाइन एजुकेशन लेनी है, तो पेरेंट्स का कंट्रोलिंग उस टाइम पे होना 100% जरूरी है। अगर विदाउट पेरेंट्स कंट्रोलिंग में अगर बच्चा ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, तो ये आपको भी मालूम नहीं। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, एक टीचर होने के नाते ही पूछ लेता हूँ, ऑनलाइन ज्यादा बेस्ट है या ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा बेस्ट है बच्चे के भविष्य के लिए? क्योंकि मैं तो ये समझता था, मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी किसी विद्यालय में गया हूँ, टीचर से आई कांटेक्ट होता था, आप गलत कर रहे हो तो टीचर खड़ा कर देता था, वहां पर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आप दूध पीजिए, पानी पीजिए, कुछ भी कीजिए, आपकी क्लास चल रही है। तो आप ये बताएं, ऑफलाइन ज्यादा बेस्ट है या ऑनलाइन ज्यादा बेस्ट? सर अगर बेस्ट की बात है तो ऑफलाइन जो स्टडीज है वो ज्यादा बेस्ट है, कि ऑफलाइन में बच्चा स्टडी रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेगा, उसकी अदर एक्टिविटीज पे भी ध्यान जाएगा। अगर मान लो बच्चे का सुसाइडल केस होने वाला है, तो अगर वो ऑफलाइन स्टडी, ऑफलाइन क्लासरूम में अगर बैठा है, तो टीचर को पहले से मालूम चल जाएगा कॉन्सेप्ट पे कि बच्चा गलत वे में जा रहा है, वो पहले ही इस चीज को लिंक अप कर देगा पेरेंट्स को। तो ऑफलाइन स्टडीज तो ज्यादा बेटर है सर। ऑनलाइन स्टडी देखो, कहीं ना कहीं हर आदमी का अपना एक मत है, उस मत को लेकर सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, और ये एक ऐसा मंच है, इस मंच पर सबको अपनी बात रखने का हक भी है। मैडम, सबसे बड़ी बात ये है कि कोटा एक तरह से बदनाम होता हुआ जा रहा है। कोचिंग की एक ख्याति थी, कोटा को बहुत कुछ माना जाता था, देश विदेश के कई डॉक्टर, इंजीनियर, IITian इस कोटा ने दिए हैं, उसी नाम के भरोसे आज भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। क्या इसी तरह से होता रहा तो बच्चे आएंगे या यहाँ से पलायन कर जाएंगे? सर ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, तो बच्चों तो हमेशा से आते रहेंगे। पर यह है कि सर अभी आपने सर से पूछा कि जैसे ऑनलाइन स्टडीज है और आप फोन पे कैसे कंट्रोल कर लेंगे, तो ठीक है, फोन हम यूज करेंगे ओनली ऑन कॉलिंग के लिए। हम यूज कर सकते हैं लैपटॉप पे हम जो भी अपने लेक्चर्स है वो हम देख सकते हैं सर। तो हम मोबाइल का कंट्रोल थोड़ा सा हम लैपटॉप पे लेके आते हैं सर। उससे कहीं ना कहीं आपको लगता है लैपटॉप पे वो सब चीजें खुल सकती है जो मोबाइल पे खुल सकती है। अभी मैं बात कर रहा था
बड़ों से ज्यादा बच्चे इंटेलिजेंट है, ठीक है। वो इंस्टाग्राम खोल सकते हैं, व्हाट्सएप खोल सकते हैं, जो भी चाहें, जो भी एक्टिविटी, यूट्यूब उनके पास एक शब्द है उसको इनेबल कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये विकल्प हो सकता है। दूसरी बात ये, आप तो मुझे ये बताएं, आखिरकार बच्चे ये सुसाइड का जो दौर है वो कैसे रोक सकते हैं, क्या किया जाए? क्योंकि बातें तो बहुत सारी की जाती है, मीडिया भी काफी सारी बातें करता है, आम आदमी भी काफी सारी बातें करते हैं, और हमने कल ही देखा है, कल एक बच्चे ने सुसाइड किया, आज फिर एक बच्चे ने सुसाइड कोटा में कर लिया है। इसको कैसे रोके? सर उनकी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज है, उनको भी हम देख सकते हैं कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है। लाइक पीजी वगैरह भी होते हैं, तो उसमें हमें देखना चाहिए कि मतलब पेरेंट्स को या तो उनको हॉस्टल वालों को ऐसा कन्वर्सेशन का रहना चाहिए कि हॉस्टल तो व्यापार कर रहे हैं मैडम, व्यापार उनका तो एक दृष्टिकोण है कि हमारा कमरा 8,000 रुपए का है। सर वो व्यापार कर रहे हैं, पर जैसे उसमें वार्डन या फिर और कोई भी तो कंट्रोलर होता होगा ना, तो वो एक बार एक्टिविटी बच्चे की नोटिस तो करे कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है। एक टाइम टू टाइम उन बच्चों को आना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि वो बच्चा रात को 12 बजे आ रहा है या 1 बजे आ रहा है, तो उसकी एक्टिविटीज पे सर बिल्कुल कंट्रोल रखना चाहिए। 9 o'clock आपको आना है, 9 o'clock तो आना है तो आना है। स्टडी पे बिल्कुल फोकस चल रहा है चल रहा है, और पेरेंट्स को बार बार आके उन्हें देखते रहना चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई अच्छी चल रही है, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, उसकी पूरी एक्टिविटीज पे बच्चों को ध्यान देना चाहिए सर पेरेंट्स को। कहीं ना कहीं से मौत का जो बढ़ता हुआ आंकड़ा है उसके लिए पेरेंट्स ही जिम्मेदार है। नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते। कौन कौन चाहता है कि उसका बच्चा मौत को गले लगे? सर कोई नहीं चाहता, ऐसा तो कोई पेरेंट्स कभी चाहेगा भी नहीं, और अदर पेरेंट्स भी दूसरे बच्चों के लिए कभी नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चा कभी ऐसा काम करे, या फिर किसी भी बच्चे का करना नहीं चाहेंगे सर, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं फिर संस्थान जिम्मेदार है। सर वो है कि हाँ, बर्डन अगर कोचिंग्स वगैरह बच्चों को दे रही है, तो उस पे बच्चों को क्या स्टडी जो होती है वो एंजॉयमेंट लाइक बनाना चाहिए। जैसे क्लासेस में है तो टीचर कभी डांस करवा ले, कभी क्या करवा ले, तो उससे बच्चों का फ्रेंडली माहौल हो जाता है टीचर के साथ, ताकि टीचर को पता लगता रहे कि बच्चे की एक्टिविटी भी क्या हो रही है, और बच्चा भी हैप्पी हैप्पी मतलब कोचिंग जा रहा है, कोचिंग से आ रहा है, मतलब इतना बर्डन नहीं होना चाहिए बच्चे पे। आप कोटा से ही हैं, आपको लगता है कि एजुकेशन जो सिटी है, यहाँ के जो कोचिंग संस्थान है, वो बच्चों को इस तरह का माहौल दे रहे हैं? दे रहे हैं सर, एलन ही देख लीजिए आप, एलन में ऐसा माहौल है, और मैंने कई बार देखा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा माहौल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हर कोई टीचर वैसा एंजॉयमेंट नहीं करा पाता है, पर कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जो क्लास को बिल्कुल एंजॉइंग बना देते हैं। तो देखिए साहब, ये लोगों के अलग अलग मत थे, इंडिया न्यूज राजस्थान पर लोगों ने हमारे साथ रखे। फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार ये सुसाइड कब रुकेंगे, मगर इसके लिए कहीं ना कहीं प्रयास करने की जरूरत है। मत अलग अलग हो सकते हैं, मगर कारण फिर भी वही है, और सवाल भी वही है कि आखिरकार मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। इसी सवाल के साथ आपको यहाँ पर छोड़ चलते हैं इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज कोटा। राजस्थान बोलेगा में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।